मैंने तो फिर तो बस वेट। हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम सोनू और आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट में रिवाइज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम इस वीडियो के अंदर ओनली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे, जो डेरिवेशन है उसको नहीं करेंगे। अगर आपको डेरिवेशन डेडिकेटेड चाहिए तो आप मुझे बता देना, तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी डेरिवेशन चैप्टर 1 के में डाल दूंगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा इस चैप्टर से वो हम सारा इसमें करेंगे, और जो भी थोड़े बहुत पीवाईक्यू होंगे वो कर लेंगे। कोशिश करेंगे चैप्टर रिवाइज कर लें, फिर इसके पीवाईक्यूज भी हम लोग कर लेंगे। तो बेटा सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है कि हमारा चार्ज है क्या एक्चुअल में, और हम समझते हैं कि व्हाट इज चार्ज। Continue to dial. Then dial नहीं activate now. No. हाँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो उसमें टॉपिक आता है कि एक्चुअल में चार्ज है क्या। इस चैप्टर नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हमें समझना पड़ेगा कि चार्ज है क्या। तो अगर हम समझते हैं, हमने इतना पढ़ा है, चार्ज जो होता है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी चार्ज। एक्चुअल बच्चों है क्या, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे पार्टिकल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सर्ट करता है। मतलब बिना चार्ज के कोई बॉडी किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकती। तो चार्जेस भी अगर हम पढ़ेंगे तो चार्जेस को हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं। पहले चार्जेस वो होते हैं या पहले पार्टिकल वो जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनका नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उनको हम लोग प्रोटॉन्स के नाम से भी जानते हैं, और जिन पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, तो इस चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो हम देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये जो कूलम जो होती है बच्चों, वो यूनिट होती है, इसकी चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। और जो प्रोटॉन पे चार्ज की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो सेम इतनी होती है, लेकिन उसमें बच्चों पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की, जिसकी वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन किसी दूसरे पार्टिकल को लगा सकता है। चार्जेस आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को जो होल्ड करते हैं, जो बियर करते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज को जो होल्ड करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब आगे बढ़ेंगे तो जो अगला टॉपिक है वो हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। चार्ज की बेसिकली आपको 2 से 3 प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले जो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरी कंजर्वेशन चार्ज, तीसरी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एडिटिविटी पहली प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं कि ये एडिटिविटी का मतलब क्या होता है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का सिंपल मतलब होता है, अगर कोई आपके पास बॉडी है उस पे कुछ चार्जेस हैं, जैसे कि 2 कूलम, 4 कूलम, और ठीक है, ये आपके पास किसी बॉडी पे चार्ज है। अब हमसे कहा जाए कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज निकालो, टोटल चार्ज क्या होगा। तो एडिटिविटी के हिसाब से जो टोटल चार्ज होता है किसी बॉडी पे, वो उसके अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। अलजेब्रिक सम मतलब अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव लिखोगे, कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव लिखोगे। जैसे कि प्लस का 2 कूलम, प्लस का 2 कूलम, और इधर ये माइनस का 1 कूलम है तो माइनस लगा दो। तो हम ऐड करेंगे 2 + 2 4 कूलम, और 1 कूलम बच्चों माइनस कर देंगे उसमें, तो हमारा आंसर आएगा 3 कूलम। टोटल चार्ज बॉडी पे क्या होगा, 3 कूलम होगा।
तो एडिटिविटी में आप सिंपल क्या करोगे, जो भी टोटल चार्ज होगा बॉडी पे उसको अलजेब्रिकली ऐड कर दोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जो क्वांटाइजेशन का जो मतलब होता है, क्वांटाइज सिंपल मतलब ये होता है कि हमें ये देखना होगा कि जो चार्ज जो किसी बॉडी पर होगा वो कम से कम कितना हो सकता है। अगर हम प्रैक्टिकल सोचें, आज के डेली लाइफ में जो फिजिकली जो कम से कम पैसा किसी भी इंसान को दे सकते हैं वो है 1 रुपये, कम से कम 1 रुपया दे सकते हैं। 1 का जो सिक्का आता है वही दे सकते हैं, 1 से कम नहीं दे सकते। अगर आपको वर्चुअली देना हो फोन पे से, पेटीएम से, तो फिर तो आप 0.1 रुपये भी दे सकते हो। लेकिन अगर फिजिकल मनी की बात करें तो आप कम से कम 1 रुपया किसी इंसान को दे सकते हो। तो सेम उसी तरीके से किसी बॉडी पर कम से कम जो चार्ज हो सकता है वो हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। क्योंकि यहाँ तक हमने ये जाना है कि इलेक्ट्रॉन वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। हालांकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हम जिस लेवल पे स्टार पढ़ रहे हैं उस लेवल में इतना याद रखना होगा कि जो छोटा चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन। तो मतलब अगर किसी बॉडी पर कम से कम जो चार्ज हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। ठीक है, अगर आप और चार्ज बढ़ाओगे तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और चार्ज बढ़ाओगे तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जो भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा, आपकी बॉडी पे जो भी टोटल चार्ज होगा वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के बराबर होगा। और मल्टीपल कौन सा, इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। अगर मान लो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन हुए तो जो मेरे पास टोटल चार्ज होगा वो 100 मल्टीप्लाई ई होगा। अगर बच्चों हमारे पास 100 भी नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स मान लो, तो टोटल चार्ज होगा बच्चों n मल्टीप्लाई ई। और यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। कम से कम हम किसी बॉडी को चार्ज डिलीवर कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन बराबर, तो जो टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। तो बुक में प्लस माइनस भी लगा होता है। देखो चार्जेस जो होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगेगा, अगर बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस लगेगा। तो टोटल चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू एन ई के तरीके से हम इसको जान सकते हैं। किसी बॉडी में टोटल चार्ज यहाँ से आप निकाल सकते हो बच्चों। अगली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो सिंपल मतलब होता है वो ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में जो आपका टोटल चार्ज है, हमारा टोटल चार्ज बच्चों हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कंजर्व बोले तो जितना चार्ज इनिशियल में था उतना ही चार्ज फाइनल में होगा। मतलब रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब हमारे पास इनिशियल चार्ज किसके बराबर होगा, हमारे फाइनल चार्ज के बराबर होगा। इसका जो है, इसका आपको एग्जांपल याद की जरूरत नहीं है, वैसे एग्जाम में नहीं आता है एग्जांपल। अगर एग्जांपल पूछे तो यूरेनियम जो 92-235 होता है उसको जब तोड़ते हैं तो बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन की फॉर्म में टूटता है। तो जो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, उधर बेरियम और क्रिप्टन दोनों का मिला के 92 होता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन के पहले का चार्ज था और रिएक्शन के बाद का चार्ज है, दोनों चार्ज क्या है, सेम है। तो इसके बाद हम लोग चार्ज को पढ़ चुके हैं, चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी कितनी है। उसके बाद अब अगला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक हमें ये बताता है कि चार्ज जो होते हैं वो हम चार्ज को बच्चों कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ये भी पढ़ सकते हैं चार्ज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बारे में डिटेलिंग में नहीं लेके जाऊंगा। चार्ज हम 2 तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों। एक मेथड होता है कंडक्शन मेथड, दूसरा मेथड होता है इंडक्शन मेथड। 2 मेथड से हम लोग चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, हम 2 बॉडी को एक्चुअल में रब करते हैं, ठीक है, 2 बॉडी को हम एक्चुअल में रब करेंगे। इंडक्शन मेथड में हम लोग विदाउट टच, उनको हम टच नहीं करते, बिना टच के हम बॉडी को चार्ज कर देते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, कंडक्शन में
अगर मान लो कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज थी पहले और दूसरी बॉडी थी न्यूट्रल, तो जब इसको कांटेक्ट में लाओगे तो सेम चार्ज का नेचर जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। अगर आपने नेगेटिव चार्ज की बॉडी को इससे टच कराया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज की बॉडी को कांटेक्ट कराते तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा इस बॉडी पर। इंडक्शन में क्या होता है, हमेशा बच्चों अपोजिट नेचर का चार्ज जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, हमेशा अपोजिट नेचर का चार्ज जो होता है वो प्रोड्यूस होता है इंडक्शन मेथड से। इंडक्शन मेथड अगर मान लो कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने की डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लेट मिल जाएगी। हम आपका वन शॉट करेंगे तो कोशिश करेंगे घंटे घंटे इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो सब खत्म कर लें, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है इंडक्शन हो गया हमारे पास। अब हमारे पास अगला टॉपिक जो आएगा उस टॉपिक का नाम है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली में बच्चों कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम ध्यान से समझते हैं। कूलम्ब्स लॉ हमसे क्या करता है, तो आप बेसिक समझिए। अभी मैंने कहा था अगर मान लो दो हमारे पास प्लस चार्ज हैं तो उन प्लस चार्ज की वजह से बॉडी एक दूसरा फोर्स लगाती है। फोर्स का नेचर भी समझ लो, अगर बॉडी सेम नेचर की है, जो प्लस यहाँ पर है प्लस यहाँ पर है, तो ये दोनों बॉडी आपस में रिपल करेंगी। अगर यही बॉडी एक बॉडी पॉजिटिव हो जाए एक बॉडी नेगेटिव हो जाए तो ये बॉडी आपस में रिपल करने के बजाय ये बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो बॉडी का जो रिपल्सन है और बॉडी का जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये हम कैसे निकालेंगे। जो रिपल्सन का फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस लॉ को पढ़ रहे हैं जिस लॉ का नाम है कूलम्ब्स लॉ के नाम से इसको जानते हैं बच्चों। अब कूलम्ब्स लॉ जो होता है, कूलम्ब्स लॉ हमसे ये कहने की कोशिश करता है कि जो बॉडी पे जो चार्ज होता है, अगर हम सपोज करें इस बॉडी पे चार्ज है Q1, इस बॉडी पे चार्ज है Q1, इस बॉडी पे चार्ज है Q2, तो उनके बीच का फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर को। जब दोनों को मिक्स कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो मिक्स करके हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगेन यहाँ पर जो K होगा वो K आपका एक कांस्टेंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। K आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स वैक्यूम, कि वैक्यूम में जो है दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻⁹, ये उसकी होती है वैक्यूम के अंदर। तो जब भी कोई आपसे कूलम्ब्स लॉ पूछे तो कूलम्ब्स लॉ का आप कहोगे कूलम्ब्स लॉ हमें दो चार्जेस के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर। ये है आपके पास कूलम्ब्स लॉ, ज्यादा हार्ड नहीं है कूलम्ब्स लॉ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बाद अगला जो हमारे पास बच्चों टॉपिक आएगा उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बीच में एक टॉपिक और है जिसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बच्चों ये कहता है अगर ये बॉडी है पहली बॉडी, पहले सेकंड बॉडी, ये है Q1, ये है Q2, इनके बीच में फोर्स है डिस्टेंस R, तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये लगा रहा है। इसमें जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो जो वेक्टर फॉर्म कहता है वो कहता है कि जो दोनों फोर्स होते हैं सेकंड वाले फोर्स इज इक्वल सेकंड वाले फोर्स फर्स्ट की वजह से इज इक्वल टू माइनस ऑफ पहले वाले फोर्स ड्यू टू सेकंड की वजह से। दोनों फोर्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। जो माइनस साइन है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है माइनस साइन, ठीक है, अपोजिट नेचर के होते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो अगला टॉपिक चालू होगा उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने के लिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या।
तो थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है क्या हमारे लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नाम ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जब भी हमसे बात करें कि जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वो स्पेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो स्पेस होता है, ठीक है, जिस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाए तो उसके आने से उस पे क्या लगता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस होता है जिस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाए तो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो ये फील्ड प्रोड्यूस कौन करता है, कोई भी चार्ज बॉडी, कोई भी अगर चार्ज बॉडी है तो चार्ज बॉडी हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है अपने चारों तरफ। छोटा चार्ज होगा तो छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बड़ा चार्ज होगा तो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम सपोज करें ये मेरा एक चार्ज है बच्चों, ये मेरा एक चार्ज है, ये चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये फील्ड इसकी है। अगर इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटर करे, जैसे ये चार्ज पार्टिकल, इसको हम टेस्ट चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये चार्ज पार्टिकल इस पे अपना फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको मिल चुका है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखोगे इसमें मैंने बच्चों कुछ इसी तरीके से मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज डिफाइंड F is equal to F upon Q नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद अलग अलग चार्जेस होंगे, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला जो पार्टिकल आता है, जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, हम उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी भी डिस्टेंस r पर। तो मेरे पास ये है पॉइंट चार्ज, ये मेरे पास मेरा पॉइंट चार्ज है, और मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से ना यहाँ पर एक r दूरी पर चार्ज होगा, इस पे यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे यहाँ से अगर निकालनी है तो मुझे फॉर्मूला पता है, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r का स्क्वायर, Q अपॉन r स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मैंने यहाँ पर लिखी हुई बच्चों, ऊपर जो है फोर्स होता है तो ऊपर न्यूटन, नीचे चार्ज है तो कूलम, तो क्या होगी न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, वर्टिकली आउटवर्ड होती है। अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, अंदर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्टूडेंट्स इस तरीके से, और ये स्टूडेंट्स हमेशा वर्टिकली ही होती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने नेक्स्ट टॉपिक डाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ ये प्रॉपर्टीज होंगी, इन प्रॉपर्टीज को आप देखें। पहली जो हमने प्रॉपर्टी डाली है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी, नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ होगी। अब इनकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाकर के टर्मिनेट होती है। इस बात को ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती, क्योंकि ये स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और खत्म होती जाकर के नेगेटिव पे, इनका एक टर्मिनल पॉइंट होता है। लेकिन उधर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज लूप बनाती है, क्योंकि उसका हम देखें ध्यान से, बाहर की तरफ नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ में एंटर करती है, जब अंदर देखेंगे तो फिर अंदर की तरफ जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्लोज लूप नहीं बनाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज लूप बनाती है। दूसरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं,
इसका कारण आप लिख सकते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट करेंगी तो हम उस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। अब दो टेंजेंट ड्रॉ होने का मतलब क्या होगा कि दो डायरेक्शन हो सकती है, और रूल ये कहता है कि अगर एक पॉइंट पर एक डायरेक्शन ही पॉसिबल हो सकती है, इस कारण की वजह से हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगला जो डेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, फील्ड की स्ट्रेंथ की। इसका सिंपल मतलब ये होगा कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत क्लोज होंगी, बहुत क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत क्लोज है, तो इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो यहाँ पर स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का गैप ज्यादा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर सरफेस के, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानने से पहले कुछ बातें आप ध्यान दें कि जो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है। हम लोग इसके बाद हमारा इससे पहले टॉपिक छूट गया है, उसका नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बीच में तो ये देखिए बीच में स्लाइड में गलती रह होगा। हमारे पास टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स बेसिकली तीन टाइप से होता है, तीन टाइप का हो सकता है। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, एक होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होगा हमारे पास एक और होता है जिसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या जिसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी इसे जानते हैं लोग, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तीनों का अपना अलग सिंबल होता है स्टूडेंट्स। अगर हम इसकी बात करें, इसका सिंबल होता है लैम्डा, इसका सिंबल होता है सिग्मा, और इसका सिंबल होता है रो। इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लैम्डा का मतलब होता है कि हमारा टोटल चार्ज कितना है पर यूनिट लेंथ में, लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ कर लो, पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट होती है, कूलम पर मीटर। सिग्मा का जो मतलब होता है, सिग्मा हमें बताता है कि हमारे पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। तो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम चार्ज इसमें कहता है कि हमारे पर यूनिट वॉल्यूम में टोटल कितना चार्ज है, जिसका होता है चार्ज पर यूनिट मीटर क्यूब, या फिर तो इसकी यूनिट लिख दी मैंने, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट इसकी क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होगी। तो तीन तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हमने यहाँ पे लिखा है डाइपोल के बारे में। पहले डाइपोल हम जान लेते हैं बच्चों। डाइपोल का जो मतलब होता है स्टूडेंट्स, डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है एंड। अब इस डाइपोल के आगे एक चीज लिखनी कंपल्सरी होगी, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। नहीं तो डाइपोल का मतलब दो पोल होते हैं, दो एंड, वो तो मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी होता है। तो हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, हमारे पास अरेंजमेंट है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से ये दोनों चार्जेस सेपरेट होंगे किसी भी डिस्टेंस से। किसी बुक में 2 दिया होता है, किसी बुक में 12 दिया होता है। तो डाइपोल क्या है, डाइपोल इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a या 2n। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो इस तरीके का हो सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और सेम इतना ही आपका एक नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। इनके बीच का होगा सेंटर यहाँ पर, और ये पूरी डिस्टेंस आप 2l भी लिख सकते हो। ये हाफ करोगे तो ये l होगी और ये भी आपकी l होगी। तो ये तो रहा डाइपोल के बारे में, इस तरीके का डाइपोल होता है। तो डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है, डाइपोल की अगर आपको स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो डाइपोल की स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट के नाम से जाना जाते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिखते हैं P से, P = Q × 2n।
डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाई 12 होता है। अच्छा, Q आपका चार्ज होता है, 12 उनके बीच का डिस्टेंस होता है। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज की होती है कूलम, लेंथ की होती है मीटर, तो इसकी यूनिट होगी स्टूडेंट्स कूलम मीटर होगी। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है? नहीं, ये बच्चों हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी और इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो डाइपोल में आई थिंक इससे ज्यादा आपका नहीं आएगा, डाइपोल के बारे में नॉलेज आपको पता चल चुकी है। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा डाइपोल के बारे में, डाइपोल विद चार्जेस प्लस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, डाइपोल मूवमेंट q इनटू 2a, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद हमें एनसीईआरटी में दो डेरिवेशन दी गई है डाइपोल को लेकर के। पहली कि हम डाइपोल पे चार्ज होता है और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और हमें ये चेक करना होगा कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। दो पोजीशन मेनली होती है, एक्सिल पोजीशन, एक होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। दोनों का आपको फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूमेरिकल्स आप अटेंड कर सकते हो। लेकिन डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट होगी, लास्ट ईयर में डेरिवेशन एक्सिल की पूछी गई थी लेकिन उसको बहुत घुमा के पूछा गया था, तो एक्सिल की डेरिवेशन आप अच्छे से याद करके जाना एग्जाम में। मैं यहाँ पर आपको वन शॉट करा रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, डायग्राम मैं आपके सामने बना के दिखा देता हूँ। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू डाइपोल, कहां पर, एट एक्सियल पॉइंट। तो अगर आपको डायग्राम में आपको सिखा देता हूँ तो डायग्राम बहुत आसान है। आपको यहाँ पर आपकी मर्जी है प्लस चार्ज ले लो इस जगह पर, पॉजिटिव क्यू, और इस जगह पर आप ले लो नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। आप चाहते हो कि मुझे एक्सिल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सिल लाइन ये होती है, ये जो लाइन है ये आपकी एक्सिल लाइन है। अब इस एक्सिल लाइन पे कहां पर निकालना चाहते हो वो आप ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट P पर निकालना चाहता हूँ, ठीक है, और इसका सेंटर ये रहा, तो हम हमेशा सेंटर से जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो उसको लो हमेशा R, ठीक है। और ये तो आपको पता है, तो डाइपोल है तो ये तो L है ही आपका, ये भी L है, ये भी L है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी वजह से माइनस क्यू जो है हमारे पास, माइनस क्यू के डिस्टेंस कितना हुआ, ये वाला, ये पूरा R है, ये L है, तो बचा है कितना, R माइनस L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई है, ये होगी R प्लस L। मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला में बताता हूँ कि इस डाइपोल की वजह से एक्सिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। p मतलब आपका डाइपोल मूवमेंट, r मतलब डिस्टेंस, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ये आपको याद करना होगा। इसके बाद आती है इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल में क्या होता है, सेम आप यहाँ ले सकते हो आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आप ले सकते हो आपका माइनस चार्ज, और ये जो सेंटर है, इसी सेंटर पे हम इसका इक्वेटोरियल पॉइंट डिसाइड करते हैं। ये जो लाइन जा रही है ऊपर को या नीचे को कहीं भी आप लेके जा सकते हो। अगर आप इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हो तो इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये आपका बन गया इक्वेटोरियल पॉइंट। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये डिस्टेंस L है, ये L है, मैंने कहा था सेंटर से वहां तक की दूरी को आप क्या मानोगे, R मानोगे, तो ये कितना हुआ, √L² + R² बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें अगर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें होता है p/r³। फर्क है बच्चों, एक्सिल पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होती है और इक्वेटोरियल पे हाफ हो जाती है। तो तभी ये फॉर्मूला यूज होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिल पॉइंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये डाइपोल वाला जो टॉपिक था वो बच्चों हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है टॉर्क। देखिए आप आगे का टॉर्क को हमने इसी में ऐड कर दिया होगा, आई थिंक टॉर्क छोटे में ऐड कर दिया होगा। हाँ, टॉर्क का हमने डायरेक्ट यहाँ पर एक फॉर्मूला डाल दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको समझें टॉर्क है क्या। टॉर्क बच्चों, टॉर्क के बारे में हम जानें, टॉर्क जो होता है वो होता है टर्निंग इफेक्ट।
टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसी भी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो टर्निंग इफेक्ट आपका होता है टॉर्क। अगर किसी बॉडी को अगर आप रोटेट कराना है, उसकी एक्सिस पर रोटेट कराना है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा टॉर्क। और टॉर्क तभी अप्लाई होगा जब बॉडी पे फोर्स लगेंगे, दो इक्वल फोर्स लगने चाहिए और दोनों इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी जाकर के आपका टॉर्क महसूस होता है कि टॉर्क लगता है। टॉर्क की वजह से कोई बॉडी रोटेट करती है, बिना टॉर्क के कोई बॉडी रोटेट नहीं कर सकती। तो टॉर्क का जो क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा था, टॉर्क का फॉर्मूला था कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ फोर्स, बिटवीन टू लाइन ऑफ फोर्स, ये होता है फॉर्मूला बेसिकली टॉर्क का। लेकिन हम इसी टॉर्क का इस्तेमाल क्लास 12 में करते हैं। हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग अपना एक डाइपोल को रख देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसमें रख देते हैं। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे तो इस तरीके से रखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखने का तरीका हमने इस तरह से रखा है कि जो डाइपोल मूवमेंट है, ये डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो ये एंगल कितना बना है यहाँ पर बच्चों, थीटा बना है। अब आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है हमेशा, तो इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आपका लगेगा इस डायरेक्शन में, वो लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लस माइनस, और इस फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा, Q into P, ठीक है। और इस पे जो फोर्स लगेगा वहां लगेगा F इक्वल टू माइनस का Q into E। अब देखोगे दोनों फोर्सेस बराबर हैं, ये भी फोर्स बराबर है, ये भी फोर्स बराबर है। तो दोनों फोर्स बराबर होते हैं और जब डायरेक्शन अपोजिट लगे तो आप समझ जाना यहाँ पर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। उस टॉर्क की वजह से ये बॉडी इस तरीके से रोटेट करेंगे। अभी फोर्स यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, तो बॉडी इस तरीके से रोटेट करेगी, इस तरीके से। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है, इसी टर्निंग इफेक्ट को हम लोग टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें टॉर्क निकालना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा। P जो होता है वो होता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट, और E जो होता है वो होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा जो होता है वो एंगल होता है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, हमने क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन डाला था कि जो P क्रॉस E करके जो हमें पास आउटपुट मिलेगा वो टॉर्क, और टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा इस डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। मतलब टॉर्क की डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क आपका मैक्सिमम आपको तब मिलेगा जब एंगल कितना हो, एंगल हो 90, क्योंकि sin 90 होता है 1, तो टॉर्क होगा मैक्सिमम। और टॉर्क 0 का होता है जब आपने दोनों को एक डायरेक्शन में रख दिया तो डाइपोल टॉर्क हो जाएगा 0। तो अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम टॉर्क लगे तो आप इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखोगे। आप चाहते हो टॉर्क लगे 0 तो इसको आप ऐसा कर दो, तो ये आपका टॉर्क 0 हो जाएगा, तो कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। टॉर्क के बाद ये तो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें छोटा टॉपिक और डाल देता हूं आपको समझाने के लिए। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तो उस केस में क्या होगा, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म थी, तो यूनिफॉर्म की वजह से उस पे ओनली टॉर्क लगेगा। लेकिन जब हम इस डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर टॉर्क भी लगेगा, टॉर्क के अलावा उस पे फोर्स भी लगेगा। फोर्स आपका Q into E ही रहेगा, तो दो चीज लगेगी, टॉर्क भी और फोर्स भी लगेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, यहाँ पर बातें की जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले कुछ बातें आप ध्यान दे लें कि जो एरिया जो होती है, एरिया हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी जो डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है, सरफेस के नॉर्मली डायरेक्शन होती है। अगर मान लो मेरे पास ये मेरी सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसकी तरफ होगा, ये एरिया वेक्टर होगा। अगर सरफेस मेरे पास प्लेन है इस तरीके से, तो ऊपर वाला एरिया वेक्टर ऊपर तरफ होगा, नीचे वाला सरफेस एरिया वेक्टर कहाँ होगा, नीचे तरफ।
दाएं तरफ सरफेस स्क्वायर वेक्टर, दाएं तरफ नहीं तो बाएं तरफ। तो हम लोग समझ चुके हैं एरिया एक हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती है। अब उसी में अब अगली जो कड़ी है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक किसी सरफेस को रख दिया तो आप देखोगे कि सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पार जाएंगे, पार लगातार जाती रहेंगी। अब हमारे दिमाग में बात है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें सरफेस से पास होंगी और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें सरफेस के परपेंडिकुलर पास होंगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी उसी को हम लोग कहेंगे उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। इसका फॉर्मूला होता है ई एस कोस थीटा। अब ई एस कोस थीटा, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एस मतलब सरफेस एरिया, कोस थीटा मतलब इनके बीच का एंगल। किसके बीच का एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का एंगल। और ये एक हमारे पास टर्म जो होती है ये होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी यूनिट जब आप निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है, सरफेस में पता ही है। फ्लक्स विल बी मैक्सिमम जब थीटा आपका क्या हो? 0 हो, और फ्लक्स विल बी मिनिमम या फ्लक्स विल बी 0 जब आपके पास एंगल क्या हो? 90 हो। इसको आप इमेज कर सकते हो। मान लो ये मेरे पास एक सरफेस है, इसका एयर वेक्टर कहाँ है? ऊपर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है हमारे पास कैसी? इस डायरेक्शन में। तो इनके बीच का एंगल 90 बन गया। कोई भी सरफेस, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस से कट करके नहीं जा रही है, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका? 0। हाँ, लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाल दी, ये मेरे पास एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो देखो सारी मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस से ही पास होंगी, तो उस केस में फ्लक्स आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है सर, डेफिनेशन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन ई ए कोस थीटा। यहाँ पर ई जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर हमारे पास एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, एंगल थीटा, यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट मीटर भी कह सकते हो। तो ये तो रहा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम आप समझो, गॉस थ्योरम है क्या? गॉस थ्योरम की मदद से हम एक कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक है ये। गॉस थ्योरम की मदद से शॉर्ट ट्रिक मेथड से हम लोग फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके फाई के अलावा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करते हैं। तो गॉस थ्योरम कहीं ना कहीं शॉर्टकट होता है। अब अगर ये शॉर्टकट है तो इसका जो है कोई ना कोई ड्रॉबैक भी होंगे। तो पहले समझिए गॉस थ्योरम देता क्या हमें? गॉस थ्योरम की मदद से हमें फ्लक्स ही मिलता है। अब तक हम लोग फ्लक्स में निकाल लेते हैं वो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं ये, लेकिन अगर हम गॉस थ्योरम की मदद समझे, गॉस थ्योरम के हिसाब से कहता है, गॉस थ्योरम में कहते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से, कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के टोटल फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो किसके बराबर होगा? वो होगा 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ठीक, मान लो ये मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस में चार्ज है Q1। अब मुझे निकालना है इस सरफेस का कितना फ्लक्स होगा, तो मैं फ्लक्स लगाऊंगा, मैं डालूंगा Q1/ε0। बस ये है, बहुत कुछ नहीं है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और जिस सरफेस, जो सरफेस के अंदर चार्ज होता है उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस के नाम से जानते हैं। इसका मेन क्या होगा? ये फॉर्मूला तभी, ये थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगी जब आपके पास सरफेस क्लोज होगी। अगर सरफेस क्लोज नहीं होगी तो ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको उसके लिए अपने माइंड में हाइपोथेटिकल सरफेस इमेजिन करनी होगी।
और उसी हाइपोथेटिकल सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो रेटिंग गॉस थ्योरम के हिसाब से द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि 2 से 3 क्वेश्चन, जैसे कि हमने देखा कि हाँ मैं आपको बता दूं, हम लोग फ्लक्स को जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने लास्ट ईयर में क्वेश्चन देखा था, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया था। एक कहा था कि पॉजिटिव फ्लक्स, एक उन्होंने कहा था कि नेगेटिव फ्लक्स। तो अगर समझो पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है, अब पॉजिटिव फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, और नेगेटिव फ्लक्स जो होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास एक सरफेस है, ये मैंने एक सरफेस बनाई, इस सरफेस के अंदर मैंने रख दिया डाइपोल, इस पे चार्ज +q, इस पे चार्ज -q। अब मुझसे कहा जाएगा कि टोटल फ्लक्स क्या होगा इस पूरी सरफेस की वजह से। तो मैंने कहा कि इसमें 2 चार्ज है, प्लस एक माइनस, तो एक चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव फ्लक्स क्रिएट करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो बेटा इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव फ्लक्स होगा या पॉजिटिव फाई चार्ज से है, और ये जो होगा ये नेगेटिव चार्ज है जो कि क्रिएट करेगा नेगेटिव फ्लक्स। तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो होगा हमारे पास 0। अगर गॉस थ्योरम को समझोगे तो गॉस थ्योरम कहती है फ्लक्स इक्वल टू q/ε0 होता है, और q क्या होता है, वो टोटल चार्ज जो सरफेस के अंदर है। इस सरफेस मान लो यहाँ +2 होता कूलम, यहाँ -2 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना होगा 0 होगा। अलजेब्रिक सम या तो एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी अपॉन ε0, तो कितना हो गया 0। मतलब इस फील्ड से कोई फ्लक्स नहीं होगा, पॉजिटिव फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स दोनों बराबर, आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये आई होप ये गॉस थ्योरम समझ में आई हो। तो गॉस थ्योरम की मदद से हम लोग करते क्या है, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स आ रखे हैं, एप्लीकेबल टू एनी क्लोज सरफेस, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, भले चाहे साइज कितना ही बड़ा हो आपकी बॉडी का या शेप कितना छोटा, उससे डिपेंड करता है कि उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना अमाउंट में रखा हुआ है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फ्लक्स उसका देखने को मिलेगा। तीसरा, ओनली डिपेंड्स ऑन एनक्लोज्ड चार्जेस यूजफुल फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों इसकी 3 एप्लीकेशन होंगी, और हम उन 3 एप्लीकेशन के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। 3 एप्लीकेशन में मैं सबसे पहले जो एप्लीकेशन आपको बताऊंगा वो बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर्स। तो लॉन्ग वायर की मैंने ऐड की होगी, हाँ इनफाइनाइट प्लेन शीट है, एक लॉन्ग वायर की वजह से है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, सबसे पहले होगी हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और ये इसके बाद ये चैप्टर खत्म, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम सबसे पहला होगा कि जो हमारे पास क्या होगा, लॉन्ग वायर होगा हमारे पास। ठीक है, हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। हम लोग ये चाहते हैं कि हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करें। तो डेरिवेशन देखो, अगर हुई तो डेरिवेशन में करा रहा हूं, अगर टाइम लगेगा तो नहीं कराऊंगा। ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और मैंने जो है इस वायर पे बहुत सारा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वायर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी के नाम से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से या इस वायर की वजह से इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। इस पॉइंट P की दूरी है r, तो गॉसियन थ्योरम के हिसाब से आपको एक सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर करी। ठीक है, अब ध्यान देखोगे सिलेंड्रिकल सरफेस में भी 3 सरफेस होगी जिससे फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। एक ऊपर वाली सरफेस S1, एक नीचे वाली सरफेस S2, और एक नीचे वाली सरफेस S2, और एक थर्ड वाली सरफेस S3। ठीक है, S1, S2 और S3। ये S2 है, ये S2 है, ये S1 है और S3 है। हम दो जब भी मैं यूज करता हूँ तो मैं हमेशा करता हूँ कि अब 2 तरीके से फ्लक्स निकालना, पहले सिंपल वाले फॉर्मूले से, दूसरा गॉस थ्योरम से। सिंपल वाला फॉर्मूला कहता है कि भाई जो टोटल फ्लक्स होगा वो 3 सरफेस की वजह से होता है, एक पहली सरफेस, एक दूसरी सरफेस और एक तीसरी सरफेस। तीनों का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। पहली वाली सरफेस आपकी ऊपर वाली है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर ऊपर तरफ, तो एंगल कितना होगा बच्चों 90, और जब भी cos 90 होता तो आता 0, तो पहले सरफेस का फ्लक्स क्या होगा 0। तो दूसरी सरफेस नीचे वाली है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर नीचे तरफ, आगे एंगल कितना होगा बच्चों 90, तो यहाँ से फ्लक्स क्या होगा 0। एक थर्ड सरफेस है जो आपकी कर्व सरफेस, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 0। तो अब ये फ्लक्स हो सकता है E S cos 0, और cos 0 होता है 1, तो टोटल फ्लक्स हो गया E into S, S मतलब सरफेस एरिया, 2 pi r h होगा सिलेंडर का, हमने इसकी लेंथ ली है L, 2 pi r h। तो ये एक तो फ्लक्स निकालना आपको सिंपल वाले फॉर्म में से, क्लियर। दूसरा फ्लक्स आपको निकालना है गॉस थ्योरम की मदद से। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम की मदद से अब फ्लक्स क्या होता है, वो होता है Q by एप्सिलॉन नॉट। Q क्या होता है, जो टोटल चार्ज इस सरफेस के अंदर है। अब वैसे वायर तो बहुत बड़ा है, तो कितना चार्ज देना, आपको चार्ज देना कि इस लेंथ में कितना चार्ज है, तो आप यूज करोगे वाला फॉर्मूला, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन L, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज निकालो कितना है, चार्ज होगा लैम्डा मल्टीप्लाई L। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस Q की जगह पर डालना लैम्डा मल्टीप्लाई L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बस अगर दोनों से मैंने फ्लक्स निकाल दिया, गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकाल दिया, सिंपल वाले से निकाल दिया, दोनों को आपस में इक्वल कर दो स्टूडेंट्स। जब दोनों को इक्वल करोगे तो यहाँ पर होगा E 2 pi r L, यहाँ पर कितना होगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L क्या कर सकते हो, काट सकते हो इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 pi एप्सिलॉन नॉट। तो ये डेरिवेशन है जो आपको मैं करानी है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, मतलब आप वायर के जितना पास रहोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी, और वायर के जितना दूर जाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी डेरिवेशन अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो दूसरी डेरिवेशन हमारे पास होगी किसकी वजह से, इनफाइनाइट शीट की वजह से। हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट होगी, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। इनफाइनाइट शीट कुछ इस तरीके की होगी, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और आपको इस पॉइंट दूरी पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी। तो बेटा आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरीके से, और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप चाहे शीट से दूर रहो, चाहे शीट के बहुत क्लोज रहो, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है। शीट से पास रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दूर रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मान लो हमारे पास दो शीट्स हैं, दोनों शीट पॉजिटिव शीट हैं, अब हमसे ये पूछता है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इसको आप ध्यान रखें। अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करना। अगर ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में इसको, ठीक है। ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में यहाँ पर, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी सेम होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों आपस में कैंसिल होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। यहाँ की बात करोगे, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो इसको इस डायरेक्शन रिपेल करेगा, ये भी डायरेक्शन रिपेल करेगा, तो दो डायरेक्शन सेम होगी। तो एक की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, दूसरे की भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, और दोनों को हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। सिमिलरली वहाँ पर इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगी। डाउट्स में अगर यहीं पर ये शीट्स का नेचर बदल जाए, यहाँ पर एक शीट ले लो पॉजिटिव शीट और एक शीट ले लो नेगेटिव शीट, अब आपसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्या होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव लेना यहाँ पर, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा उस साइड, ये नेगेटिव और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों डायरेक्शन सेम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप लोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि हमें निकालनी है स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी।
स्फेरिकल शेल के 3 पोर्शन बनते हैं या 3 कैसे बनते हैं, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। तो करने का तरीका इसमें आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है कि जो स्फीयर होता है उस स्फीयर को जो मान के चलते हैं वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। आपने इसको चार्ज दिया है तो चार्ज उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इस तरीके से। अब आप ये चाहते हो कि इस सरफेस के आउटसाइड द पॉइंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो गॉसियन सरफेस आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे इस तरीके से। गॉसियन सरफेस की रेडियस आप ले लो r, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, दो फॉर्मूले, सिंपल फॉर्मूला कहता है phi = E × S, cos 0 रहेगा तो फ्लक्स कितना होगा E, S कितना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। पहली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा गॉस थ्योरम की मदद से फ्लक्स क्या होता है Q/ε0, Q जो चार्ज इसका है, दोनों को आपस में क्या कर लो इक्वल कर लो, तो E 4πr² = Q/ε0। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया 1/4πε0 r², ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। लेकिन अगर हम इसको आउटसाइड ना करके इसके सरफेस पे लेकर आ जाए, दूसरा केस नंबर 2, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस पे लेकर आ जाए, ठीक है। ये रहा मेरे पास स्फीयर, अब हम उस पॉइंट को उठा करके लेकर के आ चुके हैं पॉइंट P तक यहाँ पर। अब पॉइंट P पर आओगे तो आप ये डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस मोलर मान लो, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वही है 1/4πε0 Q/ रेडियस चेंज रहेगी, वो r² रहेगा। लेकिन थर्ड केस इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्यों है, तो थर्ड केस में आपका जो पॉइंट है, अब हम उस पॉइंट को सरफेस के अंदर लेकर के जाते हैं। जैसे सरफेस के अंदर यहाँ पर लेकर के जाएंगे तो हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब हमें निकालना कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सिंपल जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला फ्लक्स का फॉर्मूला phi = क्या होता है E × S, जो भी होता है cos थीटा। अब गॉस थ्योरम की मदद से क्या होता है Q/ε0। गॉस थ्योरम कहती है Q चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए। अब मेरी गॉसियन सरफेस कहाँ पर है, अंदर, और मेरा चार्ज कहाँ पर होता है, मेटल में हमेशा चार्ज उसकी सरफेस पे होता है, अंदर नहीं होता कभी भी चार्ज। तो मतलब अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। अगर अंदर कोई चार्ज है तो फ्लक्स क्या हुआ, अंदर का फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब अंदर फ्लक्स 0 है तो जो मैं ES वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड द स्फीयर वो हमेशा क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आउटसाइड नॉन जीरो, सरफेस पे नॉन जीरो, लेकिन जैसे आप सरफेस के अंदर एंटर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0। कारण क्या है, कोई अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है ही नहीं। इसके साथ ये आपका चैप्टर जो होता है खत्म हो जाता है, 1 से खत्म। ये मैंने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डाइपोल एक्सिक्यूटोरियल, टॉर्क ऑन डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लाइन चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम, इनफाइनाइट प्लेन शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फेरिकल शेल इनसाइड आउटसाइड द सरफेस। इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके PYQ कराऊं तो मैं PYQ की वीडियोस आपको डाल दूंगा। ऐसे में सभी चैप्टर्स की, जितनी भी सभी चैप्टर्स की मैं आपको 1 शॉट प्रोवाइड कराऊंगा। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करें और आप भी सदैव ऐसे मोटिवेट रहें। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेकर के आएँ और अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों का नाम ऊंचा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।